स्टार्ट करेंगे। हमारा पिछला 2 क्लास हम लोग CCA के ऊपर कंडक्ट किए हुए थे। आज इसका तीसरा क्लास है। तो 5 मिनट का हम लोग एक क्विक रिकैप करेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले जो डिस्कशन किए हुए थे उसको एक बार हम आपका देख लेंगे, है ना, कि आप लोगों को कितना याद है नहीं है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग भूल चुके होंगे। टोटल नंबर ऑफ रूल कितना है CCA में? फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। टोटल नंबर ऑफ रूल्स CCA में टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने हैं? चले, किशोर, मंजीत, अभिजीत, मुकेश, नवीन, इंद्रजीत, बंटी, शिवानी और मनीष, ज्योतिर्मय, सुधाकर, सोनी, जिंटू, शत्रुघ्न, शांतनु, ज्ञानेंद्र, मधुस्मिता, विशाल, शुभम। वेरी गुड। टोटल 35 रूल हमारा इसके भीतर है। टोटल कितना पार्ट है इसमें? टोटल कितना पार्ट है इसमें? देवेंद्र जी, शुभम, वेरी गुड। विशाल, टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? नमला, शिवानी, नवीन, ज्योतिर्मय, इंद्रजीत, जिंटू, शुभम। बिल्कुल, टोटल 9 इसमें पार्ट है ना। तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जहाँ पे हम लोग रूल नंबर 1 में देखे हुए थे। क्या देखे थे रूल नंबर 1 में? बताइए कोई हमको। रूल नंबर 1 CCA का रूल नंबर 1 हमको क्या बताता है? किसको याद है फटाफट से बताइए। चलिए, इंद्रजीत जी ने जवाब दिया और बाकी लोग बताइए। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो है इसके बारे में आपका बताया गया है ना। यहाँ पे आपका एक चीज़ देखना है कि एप्लीकेशन नहीं है, केवल शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट है। एप्लीकेशन कौन सा रूल में बताया गया? फटाफट से बताइए आप लोग। एप्लीकेशन जो है कौन सा रूल में बताया गया? चलिए, शुभम, किशोर, नमला, नवीन जी, अभिजीत, मधुस्मिता, मुकेश, जिंटू, विशाल। CCS कंडक्ट में? अरे नहीं भाई, एप्लीकेशन जो है सारा रूल पे ही रहता है। CCS कंडक्ट में भी होगा और यहाँ पर भी है। तो कहाँ पे आपका बताया गया? इसका रूल नंबर 3 जो है उसमें बताया गया एप्लीकेशन, है ना। अच्छा बताइए, डेफिनेशन जो है कौन सा रूल में बताया गया? CCA का कौन सा रूल में डेफिनेशन बताया गया? CCA रूल का कौन सा रूल में डेफिनेशन बताया गया? अनुसुआ जी, शिवानी, मंटी, बेसिकली डेफिनेशन जो है अलग से कहीं पे बोला नहीं गया। इंटरप्रिटेशन इस शब्द को यूज किया गया है इन प्लेस ऑफ डेफिनेशन, है ना। यहाँ पे डेफिनेशन बोल के डेफिनेशन नहीं दिया गया, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बोल के आपका डेफिनेशन पोर्शन जो है उसको दिया गया है। और वो कहाँ पे दिया गया? रूल नंबर 2 पे आपका दिया हुआ है। 1 मिनट प्लीज वेट करिए, 1 मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये 2-3 रूल हम लोग देखा। अच्छा अभी बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम लोग देखे थे, जनरल सेंट्रल सर्विस। इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया? जनरल सेंट्रल सर्विस इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? किशोर, ज्योतिर्मय, अभिजीत, मनीष, सोनी, इंद्रजीत, शुभम, नवीन और बाकी लोग, मुकेश, अनुसुआ। बिल्कुल, रूल नंबर 7 में बताया गया। वेरी गुड आकाश जी, रूल नंबर 7 पे बताया गया जनरल सेंट्रल सर्विस के बारे में, है ना। हम लोग याद रखते हैं कि जनरल सेंट्रल, हम लोग किसके साथ हैं? हम लोग जनरल सेंट्रल सर्विस के साथ है। जो GCS वाला है हम लोग उनके साथ है ना। अच्छा बताइए, रूल आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए सर्विस एंड पोस्ट। इन ग्रुप ए सर्विस और पोस्ट में जो लोग काम करते हैं, इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? वेरी गुड नवीन जी, मुकेश जी, अनुसुआ, रूल नंबर 8 में बताया गया, है ना। चलिए, ये रूल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा अगला वाला रूल इंपॉर्टेंट है। रूल 10 में क्या बताया गया? CCA रूल का रूल 10 में क्या, किसके बारे में बताया गया? रूल 10 में किसके बारे में बताया गया? सस्पेंशन के बारे में बताया गया। वेरी गुड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला एक इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ पे बताया गया आपका पेनल्टीज़ के बारे में। तो हमको बताइए कौन सा रूल में पेनल्टीज़ के बारे में चर्चा किया गया? कौन सा रूल में पेनल्टीज़ के बारे में चर्चा किया गया? जो डिफरेंट माइनर पेनल्टीज़ है, मेजर पेनल्टीज़ है, और बिल्कुल सही जवाब है रूल नंबर 11 में आपका पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, रूल नंबर 12 में किसके बारे में बताया गया? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुष्वा जी, शिवानी जी, आकाश जी, बताइए रूल 12 में किसके बारे में बताया गया था?
बहुत इंपॉर्टेंट रूल है शुभम, वेरी गुड, वेरी गुड निम, वेरी गुड। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया, ठीक है। डीए में आपका डिफेंस असिस्टेंट में आ जाता है, तो हम लोग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिखेंगे आकाश जी, है ना। किशोर, जिंटू, शत्रुघ्न, अनुस्वा, शिवानी, मनीष, है ना। डीए मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो रूल 12 में आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया। अच्छा, हमारा जो मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर है, दो आपका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा रूल नंबर है जहाँ पे मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर के बारे में बताया गया? रूल 14 में बताया गया मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर, है ना। अर्थात मेजर पेनल्टी को कैसे देना है ना, कैसे हम उसको देंगे, कैसे हम चार्जशीट इशू करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारा मैटर जो है रूल 14 में बताया गया। माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर कहाँ पे बताया गया, बताइए फटाफट से। माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर बिल्कुल रूल 16 में बताया गया है आपका माइनर पेनल्टी के प्रोसीड्योर में। अच्छा, उसके बाद जब मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी हो गया, इसके बाद कोई हमारा ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना। जहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपना ऑर्डर को कम्युनिकेट करना है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, उस कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में कहाँ पे बताया गया? बिल्कुल रूल 17 में बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में, है ना, कि कैसे हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक आता है आपका कॉमन प्रोसीडिंग, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया था? कॉमन प्रोसीडिंग रूल नंबर 18 में बताया गया था कॉमन प्रोसीडिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दो रूल मैं अभी आपको बताऊंगा, इस दो के भीतर आपके एग्जाम पे एक पूछेगा, ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच अपील लाइज, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया कि कौन सा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील हो सकता है? कहाँ पे बताया गया? ऐसा दो तीन केस है जिसके अगेंस्ट में अपील हो सकता है ना। तो 23 में बताया गया सोनी जी, याद रखना है, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज, वो कौन सा ऑर्डर होगा जिसके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कौन सा आपका रूल में बताया गया जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं हो पाएगा? कौन सा ऑर्डर, मतलब सम ऑर्डर्स आर देयर, बेसिकली दो तीन ऑर्डर आपको मिलेगा, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया ऑर्डर, है ना। रूल 22 में बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। रूल 22 में बताया गया, किसी ने 24 बोला हुआ था, किसने बोला था, किसने बोला था 24? नवरतन सुतार जी, याद रखना है 22 में बताया गया था जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आता है एप्लेट अथॉरिटी के बारे में, कौन सा रूल में बताया गया एप्लेट अथॉरिटी के बारे में? रूल 24 में बताया गया एप्लेट अथॉरिटी के बारे में। कैसे याद रखेंगे हम लोग रूल 24 को, कैसे याद रखेंगे? आप याद रख सकते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जो पावर है उसका डबल पावर है एप्लेट अथॉरिटी के पास, याद रहेगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जितना पावर है उसका डबल पावर होता है एप्लेट अथॉरिटी के पास। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था? 12 में बताया गया था, तो 24 में बताया गया है एप्लेट अथॉरिटी कौन कौन होगा उसके बारे में, ठीक है। अब अपील जब हमको करना होता है, कितने दिन के भीतर अपील करेंगे, अर्थात पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील 90 डेज नहीं है, यहाँ पे 45 डेज है, अनुसुआ जी, इंद्रजीत जी, ठीक है। सीसीएस सीसीए में जब हम आते हैं तो अपील के लिए टाइम दिया गया है 45 डेज के, 45 डेज के भीतर आपको अपील करना है। और कौन सा रूल में इसके बारे में बताया गया है? तो 25 रूल नंबर 25 में बताया गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, है ना। पी से आपका 5 आता है और 25 भी आता है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील के बारे में 25 में बताया गया। हम लोग एक क्लास हम लोग अलग से करेंगे जब हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे कि हम लोग सीसीएस सीसीए का डिफरेंट रूल को कैसे याद करें। उसके पहले हम लोग बार बार इसको एक एक बार देख रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें जो है वो हमारा बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रिवीजन। रिवीजन के बारे में देखिए, ये दो मैं रूल बता रहा हूँ जो आपका एम्स का एग्जाम देने वाले हैं, आप मेरा रूल याद रख लीजिए, ये दो रूल नंबर रिवीजन के बारे में और रिव्यू के बारे में। रिवीजन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? रूल नंबर 29 में बताया गया, ठीक है, याद रहेगा। रिवीजन के बारे में 29 में बताया गया, ठीक है। तो पहले होता है अपील, फिर होता है रिवीजन, फिर होता है रिव्यू। अपील, रिवीजन, रिव्यू। अपील हुआ 28 में,
29 में होता है रिवीजन, और रिवीजन के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑर्डर को खुद रिव्यू कर सकता है। रिवीजन के लिए कुछ 7 अथॉरिटी आपको दिया जाता है कि ये 7 अथॉरिटी जो है रिवीजन कर पाएगा, इनको पावर दिया गया, और रिव्यू का पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, केवल प्रेसिडेंट ही जो रिव्यू कर पाएंगे, इवन अपने ऑर्डर को भी, दूसरे ऑर्डर को भी। ठीक है, तो रिव्यू के बारे में कहाँ पे बताया गया? 29 के ए में बताया गया रिव्यू के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा बस एक हल्का सा रिवीजन कर लिए। रिवीजन के बारे में दोबारा बता दीजिए, कौन सा रूल में बताया गया? रूल 29 में बताया गया। किशोर, शुभम, अभिजीत, मंजीत, ज्योतिर्मय, सोनी, सोनी जी 29 के ए में रिवीजन नहीं है, 29 के ए में है रिव्यू। रिवीजन के बाद रिव्यू आता है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम में, जब आप एग्जाम देते हैं, आप याद करिए, हम लोग बचपन में एग्जाम देते थे तो मम्मी पापा क्या बोलते थे? जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, खत्म करने से पहले, सबमिट करने से पहले एक बार क्या कर लो? रिवाइज कर लो, अर्थात रिवीजन कर लो। क्लियर है? तो पहले हो गया रिवीजन। अब रिवीजन के बाद मेरा कॉपी का जज होता है, मतलब चेकिंग किया जाता है। उसके बाद अगर हमको पसंद नहीं एग्जामिनर का नंबर, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे? बताइए, उस जगह पे रिवीजन करते हैं या रिव्यू करते हैं? वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, है ना? वहां पे हम रिव्यू करते हैं। स्क्रीन अभी तक हम लोग पूरा शुरू नहीं किए हैं राहुल जी, बस ये एक सेम पेज में ही हम लोग अभी स्ट्रक हैं, और उसी बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन भी दिखेगा और सब कुछ दिखेगा, खाली हमारा चेहरा छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, इसके भीतर हम लोग जो डिस्कस किए हैं, इसके भीतर अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछना नहीं है, पूछना मना है। किसी को कुछ पूछना है? किसी की फेस भी दिखा, किसी की फेस भी दिखा दे सर। चलिए हम दिखाते, बस हमारा चेहरा बड़ा खराब है ना, और हम खुद जानते हैं और मानते भी हैं। नहीं तो कब का दिखा देते। अगर हमारा चेहरा थोड़ा अक्षय कुमार जैसा हैंडसम होता तो मैं तो आप लोगों के सामने एकदम बस चेहरा दिखा के, मतलब क्या बोले, टी शर्ट या शर्ट पहन के आ जाते कि भाई देखो हम कितना हैंडसम है ना। बस हमारा चेहरा जो है सुनील शेट्टी से भी खराब है, हालांकि सुनील शेट्टी भी तो ठीक है, तो जिस कारण से हम दिखाते नहीं हैं। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे, कोई हमको बताएगा? लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? 10 खत्म हो गया था या बाकी था? ये वाला पोर्शन हम लोग देखे थे। आज 11 से स्टार्ट करें, कंप्लीट हो गया था। चलिए, तो आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वाला रूल, बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत है हम सभी को। रूल 11 से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 11 में क्या बताया गया? यहाँ पे आपका बताया गया पेनल्टीज़ के बारे में, और यहाँ पे दो टाइप का पेनल्टीज़ होता है, हम सभी लोग जानते हैं। एक होता है माइनर पेनल्टीज़ और एक होता है मेजर पेनल्टीज़, है ना। तो दोनों प्रकार पेनल्टीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइनर पेनल्टीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज याद रख सकते हैं, जरूरत होता नहीं है। CPPRI, है ना। CP आपका क्या होता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, काउंटर PA जो है वही हमारा PRI है। काउंटर PA ही हमारा PRI है। तो CPPRI क्यों बोल रहे हैं? सी से पहले याद रखिए आप सेंश्योर। सी से क्या याद रखना है? सेंश्योर। ये क्या है? दिस इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी। CCA रूल में सस्पेंशन और वार्निंग पेनल्टी नहीं तो होता है तो क्या होता है अमित जी? सस्पेंशन हम लोग जब डिस्कस किए थे उसी में चर्चा किए हुए थे कि सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है। आप बोल सकते हैं जहां पे दो कारण रहता है, एक एम्प्लॉय को एम्पल अपॉर्चुनिटी देना, एम्पल समय देना, ताकि वो अपना जो पक्ष है उसको स्ट्रांग बना सके,
खुद को अच्छे से आपका प्रेजेंट कर पाए, एक नंबर। दूसरा, इंक्वायरी को किसी तरीके से वो हैम्पर ना कर पाए, इसलिए उनको ऑफिस से दूर रखा जाता है। तो इसको किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं माना जाता है, ठीक है। वार्निंग को भी आपका पेनल्टी नहीं माना जाता है, क्योंकि पेनल्टी क्या क्या है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया। सीसीए रूल के रूल 11 के भीतर डिफरेंट टाइप ऑफ पेनल्टीज बताया गया, जहाँ पे ये 5 आप माइनर पेनल्टीज देख सकते हैं, और अगला पन्ने में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप 5 मेजर पेनल्टीज देख पाइएगा, है ना। तो ये 5 और 5 टोटल जो 10 होगा, यही 10 को हमको पेनल्टी जो है माना जाता है। बाकी चीज जो है हो सकता है उसमें एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ पेनल्टी, है ना, ठीक है। वार्निंग बोला जाता है, मान लीजिए जब आप किसी को वार्न करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सेंश्योर क्या होता है ना, एक फॉर्मल आपका एक फॉर्म ऑफ पेनल्टी है। सेंश्योर जो है वो एक फॉर्म ऑफ पेनल्टी है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे देखिए आज के दिन में तो हमारा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में भी अगर आप देखते, कुछ दिन पहले तक था, इवन आपको सेंश्योर अगर हो जाएगा तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, पोस्टल असिस्टेंट है, और उनको सेंश्योर हो गया। तो पहले कुछ दिन पहले, मान लीजिए 2 साल पहले तक भी इस प्रकार का ऑप्शन था, जहां पे अगर किसी को सेंश्योर भी हो गया तो बंदा जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएगा। बस वार्निंग क्या होता है ना, कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई बोलचाल के भाषा में कि एक बार हमने तुमको वार्निंग दे दिया, संभाल लो, है ना। तो वार्निंग पे जब देते हैं उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है जितना ज़्यादा सेंश्योर में रहता है। आप बोल सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टाइप है, बट ये आपका रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म के भीतर आ जाएगा पेनल्टी का, पर वार्निंग को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ पेनल्टी नहीं मानते हैं। पहले भी जब सेंश्योर होने पे आदमी एग्जाम नहीं दे पाता था, मान एग्जाम नहीं दे पाता था या मान लीजिए उनका सिलेक्शन नहीं होता था, बट वार्निंग अगर किसी को दिया जाता था तो उसमें उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता था, एग्जाम वगैरह के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो रूल है आपका ABCDG, ये खाली पोस्टल एम्प्लॉयज़ नहीं है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्सोनरेट क्या होता है, एक्सोनरेट भी होता है, बिल्कुल होता है प्रदीप जी। एक्सोनरेट का मतलब होता है जहां पे आपके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया था और बाद में पाया गया कि वो आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ। जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस लाया गया वो चार्ज साबित नहीं हुआ, जिस कारण से आपको बाइज्जत रिहा कर दिया गया, है ना। कोर्ट में बोलता है ना कि भाई सारे सबूत और साक्ष्य को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था ये कंप्लीटली बेबुनियाद है, जिस कारण से इनको एक्सोनरेट कर दिया जाता है। तो बोल दिया कि नहीं, बंदा का कोई दोष नहीं है, सारा फोकट का ही चीज था, तो उनको एक्सोनरेट कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। इस रिलेटेड अगर किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछिएगा, हम उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सेंश्योर क्या हो गया, इट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी, और साथ में और क्या क्या है, तो पहला हो गया सेंश्योर। फिर विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, कोई एक बंदा है, बोला गया कि भाई चलो तुमको हम प्रमोशन देंगे नहीं, तो मान लीजिए कोई पोस्टल असिस्टेंट है, उनको LSD मिलने वाला था या HSD मिलने वाला था, और उनको ये विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन वाला ऑप्शन दे दिया गया कि फ्यूचर में उनको कोई प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, है ना, या फिर सर्टेन पीरियड के लिए उनको प्रमोशन मिलेगा नहीं। तो ये हमारा ये भी एक प्रकार का माइनर पेनल्टीज माना जाता है। फिर क्या हुआ, फिर बोला कि रिकवरी फ्रॉम पे। रिकवरी फ्रॉम पे मतलब किसी के सैलरी से हमको रिकवर करना है। कितना रिकवर करना है, तो बोला गया अगर कोई पिक्यूनरी लॉस हुआ है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, तो उस पिक्यूनरी लॉस का पूरा अमाउंट या फिर उसका पार्ट हम रिकवर कर सकते हैं उस गवर्नमेंट सर्वेंट का पे से, सैलरी से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी फ्रॉम पे। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ पेनल्टी होता है जो आपको कभी भी देखने को मिलेगा, खास करके अगर आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी अगर लॉस एंड फ्रॉड का केस हुआ है तो कोई दूसरा पेनल्टी आए या ना आए, ये वाला भाई साहब जो है 100% रहेगा।
क्योंकि हमारा प्राइम कंसर्न रहता है कि जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर लो। और कैसे भरपाई करेंगे, पहले ढूंढो किसके किसके एंड में लकुना है और उसके बाद उनसे पैसा वसूल कर लो, है ना। हम लोग वसूली वाला लैंग्वेज पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनका जो पे है, सैलरी है, यहाँ से पूरा पिक्यूनरी लॉस को या फिर उसका पार्ट को, अब पार्ट कब करेंगे, मान लीजिए पिक्यूनरी लॉस हुआ है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। अब मेरे पास टोटल 5 आदमी है तो हम एक एक से 20-20 हज़ार कर दिए, है ना। तो यहाँ पे पार्ट रिकवरी हो गया। अब मान लीजिए 1 लाख का नुकसान हुआ है और उसमें एक ही बंदा जो है वो आपका लॉस एंड फ्रॉड केस में हमारे जाल में फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 लाख उनसे ही रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया रिकवरी ऑफ होल और यहाँ पे हो गया रिकवरी ऑफ पार्ट। क्लियर है। तो ये ऑप्शन गया। फिर चौथा ऑप्शन क्या आता है, बोला जा रहा है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय ऑन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years without cumulative effect and not adversely affecting the pension। तो 3-4 बात जो है यहाँ पे आपका बताया गया है। पहला बात क्या है, रिडक्शन करेंगे, कितना दूर रिडक्शन करेंगे, तो बोला जी ना एक लोअर स्टेज में आप भेजना है उस बंदे को। कितना दूर, बोला गया 1 स्टेज। अब इसको आप थोड़ा इस तरीके से समझिए, आप सब लोग 7th CPC का पे मैट्रिक्स देखे होंगे, जहां पे इस तरीके से आपका कॉलम बनाया हुआ है ना। मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब रहता है, इस पे ध्यान नहीं देना है, भावनाओं को समझना है, ठीक है। अब भावनाओं को समझने के लिए जब बात करते हैं तो मेरा परिचित एक लड़की थी जिनका नाम था भावना, है ना, उनको नहीं समझना, बस मेरा जो बोलने का मतलब है उसको समझना, ठीक है। अब क्या हुआ, तो मान लीजिए ये है मेरा लेवल 7, ठीक है, ये है मेरा लेवल 6, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं कहां पे हूं, सपोज मैं यहां पे हूं, सपोज मैं यहां पे हूं, ये आपका लेवल 7 का ही एक सेल है। अब बोला जा रहा है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय ऑन स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर यहां पे था, हमको यहां भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेज डाउन हुआ, ये क्या हुआ, एक स्टेज डाउन हुआ। क्योंकि देखिए इंक्रीमेंट जब मिलते जाता है तो आप यहां से यहां जाइएगा, यहां से यहां जाइएगा, इस तरीके से जाइएगा, तो आपको एक स्टेज डाउन कर दिया गया। कितने दिन के लिए, तो पहला क्या 1 स्टेज, फिर बोला गया कितने दिन के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3 years, मैक्सिमम आप 3 साल के लिए ही मुझे इस नीचे वाला स्टेज में भेज सकते हैं। और साथ ही साथ बोला गया विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब फ्यूचर में इस ये जो हमको नीचे वाला स्टेज में भेजा गया, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट मेरे पेंशन के ऊपर नहीं आएगा और इसमें मुझे फर्दर इंक्रीमेंट जो है मिलते रहेगा, है ना। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब जब हम इससे वापस आ जाएंगे तो वहां पे भी कोई हमारा दिक्कत नहीं होगा, सीधा मैं जहां से शुरू किया था वहां पर ही हम आ जाएंगे, इसमें कोई मेरा दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो मैं यहां से यहां पे चला गया विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब इसका फ्यूचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जब मेरा ये टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरा जो एक्चुअल सीनियरिटी है, मैं जहां पे होना था वहीं पे मुझको वापस भेज दिया जाएगा, है ना। तो ये एक चीज हमको याद रखना है। और दूसरा चीज क्या याद रखना है, नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन, इसको मेरे पेंशन के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर कभी भी किसी भी प्रकार इंक्रीमेंट के नुकसान के कारण, रिडक्शन के कारण अगर मेरे एडवर्स पेंशन के ऊपर आपका इफेक्ट आ जाता है तो वो आपका माइनर पेनल्टीज के भीतर नहीं रहेगा, वो आपका बेसिकली मेजर पेनल्टीज के भीतर चला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, क्या आगे बोला गया विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। तो जो इंक्रीमेंट हम लोगों को मिलता है हर साल काम करने के बाद, हम लोगों को मान लीजिए जनवरी में या फिर जुलाई में जो इंक्रीमेंट मिलता है, उस इंक्रीमेंट हमको अगर नहीं मिलता तो उसको बोला जाएगा विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ठीक है। तो ये विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड,
यहाँ पे इस बात को याद रखिए, क्या बोला जा रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, मतलब ये आपका 3 साल के लिए है या 4 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, इट डजेंट मैटर। इंक्रीमेंट को अगर विथहेल्ड किया जा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको माइनर पेनल्टी ही ट्रीट किया जाएगा, उसको हम मेजर पेनल्टी ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। इंक्रीमेंट को अगर विथहेल्ड किया जाता है तो ये हमेशा क्या होगा, कौन सा प्रकार का पेनल्टी होगा, बताइए फटाफट से। विथहोल्ड अगर इंक्रीमेंट को किया जाएगा, ये माइनर पेनल्टीज होगा या मेजर पेनल्टी होगा। कभी कभी ना एग्जाम पे इस प्रकार का सवाल पूछता है, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर 6 years, ये आपका माइनर के भीतर आएगा या मेजर के भीतर आएगा, ये भी आपका माइनर के भीतर ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। इंक्रीमेंट जहां पे भी आपका आपका हुआ है डाउन, तो वो आपका माना जाएगा, वो आपका माइनर पेनल्टी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये 3 प्रकार का पेनल्टी देखे, सी, PPRI। सी में क्या था, सेंश्योर। पी में क्या था, आपका विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। फिर पी में क्या था, रिकवरी फ्रॉम पे। आर में क्या था, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज। और आई में क्या था, आपका विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। तो ये CPPRI हम लोग देखे हैं माइनर पेनल्टीज के भीतर। आगे आते हैं हम लोग मेजर पेनल्टीज के भीतर। तो 5 हमारा माइनर पेनल्टी था, 5 हमारा मेजर पेनल्टीज भी है। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए। तो पहला बोला गया, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब पिछला केस में भी हम देखे थे, आपका रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज हुआ था, बट कितना हम डाउन किए थे, तो एक स्टेज ही डाउन किए थे, है ना, यहाँ पे एक स्टेज ही डाउन किए थे। और पीरियड जो था ये नॉट एक्सीडिंग 3 years था, 3 साल से ज्यादा नहीं हो पाएगा और एक स्टेज से ज्यादा नहीं डाउन होगा। बट यहाँ पे आप किसी भी लोअर स्टेज में भेज सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा अगर सॉरी ये अगर हमारा, चलिए ड्राइंग के प्रति फिर से ध्यान नहीं देना है, हम दोबारा ड्राइंग करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारा TRCA का स्लैब है और इस प्रकार से बहुत सारा था, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर था, है ना, तो ये एक स्टेज डाउन होता तो यहाँ पे भेजता हमको। बट ये अगर चाहता है मेजर पेनल्टी में हमको उठा के यहाँ पर भी भेजा जा सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा मान लीजिए लेवल 7 में था, तो मैं लेवल 7 में था और यहाँ पे मान लीजिए मैं 7th स्लैब में था, यहाँ से मुझे फर्स्ट स्लैब में भेज दिया गया, है ना। तो ये 7 स्टेज से लेके मुझे फर्स्ट स्टेज में भेज दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज, ये हो गया लोअर स्टेज में हमको भेजना। बट मान लीजिए कि अभी हम जहाँ पे थे, एक दोबारा मैं ड्राइंग करने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये दो मेरा यहाँ पे 2 लेवल हो गया, एक हो गया लेवल 7 वाला, एक हो गया लेवल 6 वाला, है ना। यहाँ पर मान लीजिए लेवल 5 वाला। अब मान लीजिए मैं एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हूँ, ठीक है, और हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो एज पोस्टल असिस्टेंट हुआ था, ठीक है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर था लेवल 7 का। अब लोअर टाइम स्केल ऑफ पे में भेजने का मतलब क्या है, इस लेवल 7 से उठा के हमको लेवल 6 में भेजा जा सकता है, हमको लेवल 5 में भेजा जा सकता है, हमको लेवल 4 में भेजा जा सकता है। बस एक बात याद रखना है, जहाँ से मेरा शुरुआत हुआ था, मान लीजिए मेरा जो बिगिनिंग ऑफ सर्विस था वो लेवल 4 से था या फिर लेवल 3 से था, तो आप हमको लेवल 4 में ही भेज सकते हैं, उसके नीचे नहीं भेज सकते हैं। मान लीजिए अभी हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है, तो हम लेवल मान लीजिए 9 पे है और मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो CGL के थ्रू हुआ था। तो CGL के थ्रू हुआ मतलब लेवल 7 पे हुआ है, तो आप हमको लेवल 9 से उठा के लेवल 7 पे भेज सकते हैं, बट लेवल 6 में नहीं भेज पाइएगा, लेवल 5 में नहीं भेज पाइएगा, लेवल 4 में नहीं भेज पाइएगा। तो ये बात जो है हमारा यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे, अगला वाला जो हमारा पनिशमेंट है उसमें, है ना। तो ये एक एक चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट से, अगर कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए,
क्या बोला जा रहा है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब स्पेसिफाइड पीरियड मतलब हम 4 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, या कुछ और पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मानिएगा तो हम 3 साल के कम पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड बोला गया, यहाँ पे नहीं बोला गया मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, ये हमारे जो कंसेप्ट है उस हिसाब से है। ठीक है, तो रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, तो हम किसी भी स्टेज पे भेज सकते हैं और किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भेज सकते हैं। और जब ये पनिशमेंट मैं दूंगा रिडक्शन का, इसके साथ साथ हमको एक डायरेक्शन भी देना रहेगा। क्या डायरेक्शन देना रहेगा, वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट विल अर्न इंक्रीमेंट ऑफ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिडक्शन, है ना। तो जब हमको लेवल 7 का 5th स्लैब से लेके मान लीजिए 4th स्लैब, 3rd स्लैब या 1st स्लैब में भेज दिया गया, अब इस दौरान भी जब मैं अपना पर्टिकुलर पीरियड का सर्विस कवर कर लूंगा, तो उसके बाद जनवरी में या जुलाई में मान लीजिए मेरा इंक्रीमेंट का डेट आया, अब उस दौरान हमको इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डायरेक्शन भी इस ऑर्डर में दिया जाएगा। जो अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करेंगे उनके द्वारा दिया जाएगा डायरेक्शन कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं लोअर स्टेज में हूं, उस दौरान मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहां पे जब हमने देखा था, यहां पे क्या बोला गया था, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब यहां पे हमको हमारा जो इफेक्ट ये था, हमको यहां पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर हम रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज में करेंगे, एज माइनर पेनल्टी करेंगे, तो वहां पे हमको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मेरे फ्यूचर के ऊपर नहीं रहेगा। अगर यहां पे हमको नहीं मिलता इंक्रीमेंट, तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारा माइनर पेनल्टीज के केस में नहीं रहेगा, बट मेजर पेनल्टीज के केस में ये डिपेंड करेगा जो अथॉरिटी हमको पनिशमेंट दिया उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि उनको क्या पनिशमेंट देना है। ठीक है, ये बात बताया गया। और साथ ही साथ और एक बात बताया गया, वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, जब ये मान लीजिए हमको 2 साल के लिए लोअर स्टेज में भेज दिया गया, तो 2 साल के बाद क्या मुझे जो रिड्यूस्ड जगह पे था वहां से क्या होगा, 2 साल के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव इफेक्ट इन द पोस्टपोनिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे। तो 2 साल के बाद उनका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट रहेगा उसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात भी आपका यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो क्या क्या हमने देखा, यहाँ पे बोला जा रहा है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो लोअर स्टेज में हम भेजेंगे, मतलब जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे रहेंगे, बट उसका जो हमारा स्टेज है वो डाउन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 7th घर में था और वहां से हम 1st घर में, 3rd घर में, 4th घर में आ गए। साथ ही साथ डायरेक्शन दिया जाएगा। क्या डायरेक्शन दिया जाएगा कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं लोअर स्टेज में हूं, हमको इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिडक्शन। और जब एक्सपायरी हो जाएगा पीरियड का, मतलब वो 2 साल का पीरियड जिसमें हमको लोअर स्टेज में भेज दिया गया था, वो जब खत्म हो जाएगा, द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव इफेक्ट ऑफ द पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। तो उसके बाद हमको कहां पे प्लेस किया जाएगा, हमको जितना सारा इंक्रीमेंट मिला था या मिलना था वो इंक्रीमेंट देते हुए हमको फ्यूचर स्लैब में जाके डालेगा, या फिर बस जहां से हमको वापस कर दिया गया था वहीं पे वापस लाके छोड़ देगा। तो जहां से हमने शुरू किया था अगर वहां पे ही वापस कर दिया, मतलब मेरा जो फ्यूचर इंक्रीमेंट था उसको पोस्टपोन कर दिया। बट अगर उस इंक्रीमेंट को दे देता है और हमको आगे वाला स्लैब में डाल देता है, मतलब यहाँ पे मेरा जो फ्यूचर इंक्रीमेंट था उसको पोस्टपोन नहीं किया गया। तो ये हमारा मेजर पेनल्टीज के पहला वाला पेनल्टीज में दिया गया, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज, है ना। बिल्कुल लेवल डाउन किया जा सकता है। अगला वाला में आ रहे हैं राहुल जी, अगला वाला पॉइंट देखिए, वहां पे बताया गया, क्या बोला गया, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस।
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंडर दिस रूल, रूल 11 का आपका सब रूल हम यहाँ पे 6 देख रहे हैं, जिसके भीतर बोला गया हमको लोअर टाइम स्केल ऑफ पे में, यानी कि लोअर लेवल में, लोअर ग्रेड में, लोअर पोस्ट में, लोअर सर्विस में हमको भेजा जा सकता है। मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हूँ लेवल 9 पे, हमको वापस भेजा जा सकता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में। हम अगर पोस्टल असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट बने हैं तो हमको पोस्टल असिस्टेंट दोबारा बना दिया जा सकता है ना, पुनः मुशिको भव आप सुने होंगे। बट अगर मैं पोस्टल असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट बना हूं तो आप हमको पनिशमेंट देके पोस्टमैन नहीं बना सकते। तो बेसिकली जहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था उसके नीचे आप हमको नहीं भेज सकते, बट वहां तक आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, जो पेनल्टी के ऑर्डर आएगा वहीं पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि कितने दिन के लिए इस बंदे को लोअर टाइम स्केल ऑफ पे में भेजा जा रहा है, लोअर ग्रेड और पोस्ट में या सर्विस में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसको याद रखना है कि ये जो होता है पेनल्टी, ये हमेशा बार होता है टू द प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। इस पीरियड में गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन जो है आपका नहीं मिलेगा। सच स्पेसिफाइड पीरियड, ये जिस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हमको लोअर स्केल में भेज दिया गया टू द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट ऑफ सर्विस और रिड्यूस्ड विद डायरेक्शन, इसके साथ साथ डायरेक्शन दिया जाएगा। क्या डायरेक्शन दिया जाएगा, whether or not on the promotion of expiry of the said period, जब ये said period जिसके लिए हमको डाउन किया गया वो जब एक्सपायर हो जाएगा उस जगह पे the period of reduction to the time scale of pay grade post or service shall operate to postpone future increment of pay and if so to what extent, है ना। जैसे हम लास्ट वाला केस में देखे थे कि यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा कि ये सर्टेन टाइम खत्म होने के बाद हमको आप कहाँ पे भेजिएगा। हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू किए थे, है ना, और हमको भेज दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, और इस पीरियड में आप बोल दिया कि हमको इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बोला गया जब ये पीरियड मेरा खत्म हो गया इसके बाद अब दोबारा आप हमको यहाँ पे लाके डालिएगा, या फिर अगर इसमें भी इंक्रीमेंट मिलता तो मान लीजिए हमको यहाँ पहुँचना था, या फिर आप हमको यहाँ पे लाके डालिएगा। तो अगर आप यहाँ पे लाके डालते हैं मतलब मेरा इंक्रीमेंट जो है उसको आपने पोस्टपोन किया नहीं, बट अगर आप हमको यहाँ पे ही दोबारा वापस लाते हैं इसका मतलब मेरा जो फ्यूचर इंक्रीमेंट था उसको आपने पोस्टपोन किया हुआ है ना। तो ये एक बात आपका बताया गया है कि पीरियड ऑफ रिडक्शन जो रहेगा इसका फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन करेगा या नहीं करेगा, नंबर वन दिस। दूसरा, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस, के ओरिजिनल जो उनका सीनियरिटी था वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमारा बता दिया जाएगा जो ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर में ही। क्लियर है। तो ये दो पेनल्टी हम लोग देखा। बेसिक फंडा अगर आपको एग्जाम रखना याद रखना है आसान भाषा में तो आप इसको पूरा डिटेल्स में जाने का याद नहीं है। आप यहाँ पे खास करके जो एम्स के एग्जाम के लिए दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहला चीज याद रखिए रिडक्शन टू लोअर स्टेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा यहाँ से याद रखना है आपको रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, है ना, टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। तो ये दो चीज जो है आपको यहां से याद रखना है आसान भाषा में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्या बताया गया, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमको तो इच्छा है वो बंदे को सर्विस से निकाल दे, स्क्रीन तो विजिबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए वेदर माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। नवीन जी, अभिजीत जी, राहुल, सब लोगों ने बोला विजिबल है। विशाल जी एक बार आप अपना देख लीजिए, ठीक है, एक बार। अच्छा हो गया। तो अगला पॉइंट क्या है, कंपलसरी रिटायरमेंट। ये कब देते हैं, तो हमारा इच्छा था बंदा को सर्विस से रिमूव कर दे या फिर डिसमिस कर दे, बट मैंने उनका परिवार को देखा और परिवार को देखने के बाद लगा अगर हम इसको डिपार्टमेंट से निकाल देते हैं, सर्विस से निकाल देते हैं तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसके फैमिली जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चलो इसका फैमिली को सोच के निकाल भी देते हैं और आपका
थोड़ा बहुत बेनिफिट भी दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट का पनिशमेंट जो है वो अवॉइड करेंगे। तो ये होता है कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब जबरदस्ती प्यार से धक्का मार के निकाल देना, है ना। अगला ऑप्शन क्या आता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अब रिमूवल और डिसमिसल दोनों केस में टर्मिनेशन होता है, दोनों केस में सर्विस से टर्मिनेशन हो जाएगा, आपको और सर्विस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बट दोनों के भीतर अंतर क्या है, ये सवाल एग्जाम पे पूछता है। तो याद रखना है, रिमूवल के केस में इट इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंडर में, सरकार के अंडर में फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए ये आपका क्या नहीं करेगा, ये आपका डिबार नहीं करेगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, ठीक है। और डिसमिसल का मतलब क्या हुआ कि भाई हम तुमको तो निकाल दिए हैं, और दूसरा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको दोबारा आपको सर्विस नहीं देगा, जॉब आपको नहीं देगा। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस मतलब पूरा खत्म, उसके बाद वो और गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रह सकता है ना। तो ये 5 पेनल्टीज जो है हमने यहाँ पे देखा। एक बार अगर हम इसको समराइज करें, पहले आया माइनर पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज, और एक हमने देखा था मेजर पेनल्टीज, है ना। चलिए, पहला वाला माइनर पेनल्टी हमने क्या देखा, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, पहला वाला क्या था, सेंश्योर। चलिए, वेरी गुड। अब दूसरा नंबर पे क्या देखा हुआ था बताइए, टर्मिनेशन में उसका जॉब खत्म हो जाएगा, वो और जॉब में नहीं रहेगा, CPPRI था, है ना, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। इसमें क्या देखे हुए थे हम लोग, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, है ना। फिर आपका था 3 में क्या देखे थे हम लोग, रिकवरी फ्रॉम पे, है ना, पे रिकवरी, पे से रिकवरी देखे थे। फिर हम लोग देखे थे चौथा वाला में, उसमें क्या देखे थे हम लोग, CPPRI, पे रिकवरी के बाद रिडक्शन टू ए, क्या था हमारा, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज, लोअर स्टेज था। यहां पे आपको ऑप्शन देगा कि रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज देखे थे या फिर लोअर टाइम स्केल ऑफ पे देखे थे। क्या था, रिडक्शन टू लोअर स्टेज था या टाइम स्केल था, है ना, ये आपका स्टेज था, बिल्कुल। और यहां पे हम लोग देखे थे एक स्टेज डाउन होगा विदाउट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, और साथ में आपका क्या होता है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए होगा, 3 इयर्स के लिए होगा। यही हम लोग देखे थे, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा था, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए देखा था, एक स्टेज हम लोग डाउन देखे थे, और लास्ट में क्या देखे थे, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, है ना, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, ये हम लोग देखे थे। इंक्रीमेंट में कोई आपका लिमिट नहीं है, कितना भी पीरियड के लिए आपका हो सकता है ना। तो ये हमारा था माइनर पेनल्टीज। अब मेजर पेनल्टीज हम लोग देखें, मेजर पेनल्टीज में भी हमारा 5 पेनल्टीज दिया गया। तो पहला पेनल्टीज में हम लोग क्या देखे, लोअर स्टेज में गया था, है ना, वहां पे पीरियड कितना था, लोअर स्टेज था, बट स्पेसिफाइड पीरियड के किसी भी पीरियड के लिए आपका हो सकता है, ये हम लोग एक देखे थे। और दूसरा चीज क्या देखे हुए थे, मोर देन ऑन स्टेज देखे हुए थे ना, मोर देन नहीं, स्पेसिफाइड स्टेज बोला गया था कि कितना स्टेज के लिए हुआ, वो आपका स्टेप स्पेसिफाई कर दिया जाएगा ऑर्डर में, है ना। तो लोअर स्टेज में था, कितने दिन के लिए था और कितने स्टेज था, ये आपका स्पेसिफाई कर दिया जाएगा ऑर्डर में, ये हमारा देखा हुआ था। फिर हम लोग 2 नंबर पे क्या देखे थे बताइए, 2 नंबर पे हम लोग देखे थे लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, पे ग्रेड पोस्ट सर्विस, है ना। तो लेवल 7 से लेके लेवल 6 में, 5 में, 4 में, 3 में हम लोग उसको डाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, जहां से स्टार्ट किया था उसके नीचे नहीं भेजा जाएगा। फिर क्या था, CRS, फिर याद रखिएगा CRS का मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। फिर अगला हम लोग चौथा क्या देखे हुए थे, यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल के केस में क्या होता है, याद रखना है, नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, है ना,
ये जो है ये आपका सर्विस के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और 5 में हम लोग देखे थे डिसमिसल। डिसमिसल क्या है? ये डी से डिस्क्वालिफिकेशन याद रखना है, डी से डिस्क्वालिफिकेशन याद रखना है ना। कहा गया डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। तो ये हमारा माइनर पेनल्टीज और ये हमारा मेजर पेनल्टीज। तो आपको अगर पूछा जाएगा आप मोटा मोटी एक बता पाइएगा, डिबार्ड का मतलब डिसमिसल होता है। अगर एसएससी डिबार्ड कर दिया तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देगा क्या? देखिए वो अलग इशू है। एसएससी अगर डिबार करेगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा, एसएससी उसमें क्या लिख के देगा, ये उसके ऊपर होगा। एसएससी आपको डिसमिस नहीं कर सकता है ना। डिबार कर सकता है, उसमें पीरियड रहेगा कि कितने पीरियड के लिए डिबार किया गया। मान लीजिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो ग्राविटी के ऊपर देखा जाएगा कि कितना ग्रेव नेचर का आपका मिसकंडक्ट था, है ना। It seems that first major penalty is also described by second on, sir मतलब first major penalty is also described by second on। फर्स्ट मेजर पेनल्टी में हम लोग क्या देखे, ये वाला जो था हम बोले ना कि आपका माइनर और मेजर में थोड़ा सा अंतर है। ये वाला दोनों जगह पे है, ये आपका माइनर में भी है रिडक्शन 12 स्टेज और मेजर में भी है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट बताया गया, मतलब इसका कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। बट यहाँ पे अगर आप आइएगा तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिबार करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, मतलब उनको आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही डिबार करता है, ठीक है। हमारा मान लीजिए मोदी जी जो बोलेगा, ममता दीदी थोड़ा ही सुनेगी। मोदी जी ने कुछ बोला, ममता दीदी सुनने में थोड़ा ही बाउंड है। अब आपने बोल दिया तो बोल दिया, हमारा क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, हमको लेना है तो हम लेंगे। बट केंद्र सरकार की एक डिपार्टमेंट अगर किसी को मना कर दे तो नॉर्मली दूसरा वाला केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट जो है अगर डिसमिस कर दिया तो दूसरा वाला तो कभी नहीं लेगा। राज्य सरकार के केस में वो डिपेंड करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी, उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली इन दोनों के भीतर कोई अलग से मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि ये मना कर देगा तो वो भी नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। अब अगर इंटरव्यू होता तब वहाँ पे जाके आपका बनता बात, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार में बहुत लोग जाके काम भी करता है ना। चलिए अब अगला आते हैं रूल 11 के बाद हम लोग रूल 12 में, ठीक है। रूल 12 में क्या बताया गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग है थोड़ा थोड़ा? कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है बताइए तो एक बार, कितना परसेंट इंटरेस्ट जग रहा है? 70%। चलिए ये ऑनेस्ट बंदा है, अंकित को 90%। चलिए और बाकी लोग 75%। चलिए अभिजीत को बड़ा मज़ा आ रहा है, चलिए बढ़िया है। अच्छा बाकी लोग, जो लोग सो गए हैं क्या बाकी लोग? आनंद आ रहा है, चलिए ज्ञानेंद्र जी ये तो अच्छी बात है। आनंद जरूरी है सच में, हम लोग जब कुछ सीखते हैं तो बस आनंद आना जरूरी है। और कभी भी अगर कहीं पे भी आपको लगा ना कि मान लीजिए जब हम कोई चीज़ बताए हैं आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमको बता भी सकते हैं। और किसी कारणवश अगर कहीं पे लगता है कि नहीं इसके ऊपर दोबारा क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है तो आप भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में भी अगर कभी दिक्कत रह जाता है तो हम लोग उसमें भी आपको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। और पेनल्टी प्रोविजन के ऊपर खास करके जो लोग अकाउंट लाइन से बिलोंग करते हैं उन लोगों को कुछ और ज़रूरत होता है। तो एक क्लास में पहले ये सब ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और क्लास कंडक्ट करूंगा जहाँ पे ये जो 5 पेनल्टीज़ के भीतर हम लोग देखें ना, मान लीजिए लोअर स्टेज में भेजना, लोअर टाइम स्केल में भेजना, वहाँ पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग एक क्लास कंडक्ट करेंगे। तो उसमें आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें हम लोग और मतलब विस्तार से उसको देख पाएंगे तो उसमें और मज़ा आएगा। बट उसमें एक क्लास पूरा उसी के ऊपर देना रहेगा, खाली पेनल्टी प्रोसीड्योर के ऊपर, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द उसको भी एक बार कंडक्ट करूंगा। पहले ये महीना हमारा ख़त्म होने देते हैं, कुछ फिलहाल जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए आपको जहाँ डाउट रहेगा आप नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है।
ऑफिस प्रोसीड्योर का क्लास भी बिल्कुल रहेगा शुभम जी, पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 12 में। रूल 12 में क्या बताया गया? रूल 12 में बोला गया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है? तो देखिए पहला बोला गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है बताइए? एक पोस्टल असिस्टेंट है ना, क्या वो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है? एक्चुअल में अगर बोला जाए तो नहीं है ना। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो नहीं है, बट पेनल्टी सारा दे सकता है, उस कारण से है क्योंकि हम लोग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसको बोलते हैं? डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो है ही, क्योंकि आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देखे हुए थे, देखते हैं यहाँ पे आपका क्लैरिफाई किया गया है कि नहीं। एक मिनट प्लीज वेट करिए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देखिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हुए थे, क्या दिया हुआ था? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी competent under this rule to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 11 of CCA rules, है ना। तो आपका कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका किसी भी प्रकार का पेनल्टी दे सकता है, हम क्या मानेंगे? वो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है, वो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है हमको किसी भी प्रकार का पेनल्टी दे सकता है, तो जब किसी भी प्रकार का पेनल्टी दे सकता है तो वो भी मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। द प्रेसिडेंट में इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज, ये तो ऑल ऑफ द पेनल्टीज, बेसिकली यहाँ पे एनी नहीं है, ये आपका ऑल होना चाहिए, ऑल द पेनल्टीज जिसको आपका रूल 11 में दिया गया, इसमें कोई भी पेनल्टीज जो है प्रेसिडेंट हमको दे सकता है। और कौन दे सकता है? तो बोला कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो हमको कोई भी पेनल्टीज दे सकता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा। इसके साथ साथ सीसीए रूल के लास्ट में जो शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल में जिस अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर दिया गया वो अथॉरिटी होगा मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये किसके लिए हो गया? तो बोला गया देखिए अब सीसीए रूल के लास्ट में शेड्यूल में अगर अथॉरिटी का नाम दिया गया, मतलब वो जीसीएस के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सीसीएस के कैटेगरी में आएगा, है ना। वो सीसीएस के कैटेगरी में आएगा क्योंकि शेड्यूल में जिनका नाम है उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का लिस्ट दिया हुआ है, वो सीसीएस के कैटेगरी में आता है। और जिसके बारे में ये सब कोई नहीं है उनके लिए क्या होगा? तो बोला जा रहा है यहाँ पे एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर रहेगा प्रेसिडेंट के द्वारा जिसको इशू किया जाएगा, और वहां पे जिनको उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया जाएगा वो उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में अगर देखिएगा तो मेरे नज़र में जो लेटेस्ट था 2006-7 में इशू किया गया एक ऑर्डर है, ठीक है, मैं उसका कॉपी भी आप लोगों को शेयर करूंगा, जहां पे सारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑफिसर्स हैं और उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन रहेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, उनका डिटेल्स दिया हुआ है। 2006-7 में इशू हुआ था, इसके बाद इसका कोई रिवाइज्ड वर्जन आज तक हमको नहीं मिला है, ठीक है, क्लियर है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के भीतर कौन कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट हो सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है, और शेड्यूल में जिनको स्पेसिफाई किया गया वो हो सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जनरल स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से जिनको एम्पावर किया गया वो हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है, क्लियर है। अब ऑफिसर्स जो आपका करंट ड्यूटीज करते हैं, बोला जा रहा है ऑफिसर्स परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ ए पोस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर दिस रूल्स। ये बात आपका कभी कभी याद रखना होता है, कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है। जैसे कुछ दिन पहले ही आप अगर पोस्ट ऑफिस को फॉलो करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बिहार सर्किल में जो चीफ पीएमजी है उनका रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है, ये पिछले महीने में ही 31 जनवरी को उनका रिटायरमेंट हुआ है। और उसके बाद एक आपका चिट्ठी निकला है, जिस चिट्ठी में मध्य प्रदेश सर्किल जो है
उनका जो चीफ पीएमजी है उनको दिया गया स्टैच्यूटरी पावर्स, उनको दिया गया स्टैच्यूटरी पावर्स, और करेंट ड्यूटीज करने के लिए दिया गया बिहार सर्किल में ही जो पोस्ट मास्टर जनरल है उनको ये चार्ज आपका दिया गया है ना। तो उनको दिया गया करंट ड्यूटीज करने के लिए, और स्टैच्यूटरी पावर्स जो होता है उसको बोला गया कि वो कौन करेगा, कौन एक्सरसाइज करेगा, तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो हमारा रहेंगे सीपीएमजी मध्य प्रदेश सर्कल का रहेंगे, उनको आपका ये पावर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑफिसर को केवल करंट ड्यूटीज करने के लिए दिया गया उनको स्टैच्यूटरी पावर नहीं दिया जाता है, खाली करंट के लिए दिया गया तो स्टैच्यूटरी पावर्स जो है नहीं दिया गया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ले कि मान लीजिए एक एएसपी है ना, और उस एएसपी को आपका मान लीजिए जो डिविजनल हेड है वो छुट्टी में है, और डिविजनल हेड जब छुट्टी में है तो एएसपी हेडक्वार्टर जो है उनको चार्ज दिया गया कि भाई तुम सुपरिटेंडेंट का गद्दी को कुछ दिन के लिए संभालो। अब यहाँ पे उस बंदे को क्या किया जाएगा, करंट ड्यूटीज दिया जाएगा। तो वो जो स्टैच्यूटरी पावर्स है, मान लीजिए किसी को रिमूव कर देना है सर्विस से, किसी को डिसमिस कर देना है, इस प्रकार का जो पावर है ये उनको नहीं दिया जाएगा। उनको खाली डे टू डे वर्क के लिए जो जरूरतें हैं वो पावर जो दिया जाएगा, जिसको हम लोग करंट चार्ज बोलते हैं, करंट ड्यूटीज बोलते हैं, केवल वही पावर उनको दिया जाएगा। ठीक है। इफ द प्रिस्क्राइब डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी इज और विल बी द कंप्लेनेंट or witness in a disciplinary proceedings, another officer should be specified as disciplinary authority by special order of president। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एड हॉक डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी जो है वो अपना कंप्लेन किया किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, या फिर कोई एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है जहां पर वो विटनेस है। तो अगर डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ही कंप्लेनेंट है, अगर डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ही विटनेस है, तो बोला जा रहा है यहां पर वो उस केस का डिस्पोजल खुद नहीं करेगा, इसके लिए कोई दूसरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को आपका एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया जाएगा। और एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाने के लिए जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा और उसमें क्या किया जाएगा, एडहॉक अनदर अथॉरिटी जो रहेगा उनको आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ और केसेस भी रहता है, व्हेन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रैंक, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग द केस। है ना, मान लीजिए कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है, कोई पोस्टल असिस्टेंट है, उनका क्लास ऑन डिवीजन में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो जाएगा, एसएसपी हो जाएगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। अब बाद में उनका क्लास 2 डिवीजन में ट्रांसफर हो गया, जहां पे उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हो गया। तो इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी था एसएसपी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गया एसपी। तो बोला जा रहा है जहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हायर इन रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वहां पे एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट का आवश्यकता रहेगा, या एसपी जो है वो उस केस को डिसाइड नहीं कर पाएगा। ये बात को भी हमको याद रखना है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर रैंक का होता है तो एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होता है। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें क्या है, आपसे सवाल पूछा जाएगा एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करता है। पब्लिक चैट में बताइए फटाफट से, एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करता है। एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे आया, बोला कि देयर इज नो बार, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग जीआईडीज टाइप देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है देयर इज नो बार फॉर द अथॉरिटी हु कंडक्टेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर फंक्शनिंग एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये सवाल कभी कभी पूछता है कि कोई बंदा है, कोई अथॉरिटी है जिसने प्रिलिमिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी किया, क्या वो एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी काम कर सकता है, तो बोला गया बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई बाउंड्रेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं किया गया, कोई ऑब्लिगेशन इसमें नहीं रखा गया कि वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं,
बोला कि पावर टू अवॉइड पेनल्टी मस्ट ओनली बाय प्रेस्क्राइब पनिशिंग ऑथोरिटी. In no circumstances any other authority higher than the appropriate punishing authority shall give a direction regarding the penalty to be imposed. देखिए ये बात जो है याद रखना है ना. क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है, उस पोस्टल असिस्टेंट को पनिशमेंट देना है, कौन देगा, डिविजनल हेड देगा. अब मान लीजिए पीएमजी जो है, पोस्ट मास्टर जनरल जो है, या फिर जो डीपीएस है, उन्होंने क्या किया, लिखित में ऐसे कुछ केसेस भी हम लोग देखे हुए हैं जहां पे ऐसे हायर ऑफिस, मतलब देखे हुए मतलब सुने हुए हैं, देखे तो नहीं है बट हो सकता है. मान लीजिए पीएमजी या डीपीएस के पास रिटर्न में ऑर्डर चला गया आपका डिविजनल हेड के पास कि इस बंदे को क्या करो, इस बंदे को रिमूव करो सर्विस से. ऐसा किसी ने देखा है क्या, बताइए. ऐसा किसी ने देखे हैं कि पीएमजी ने या डीपीएस ने ऑर्डर दिया सीधा आपका इसको कि भाई इसको थोड़ा रिमूव कर दो सर्विस से, या फिर डिसमिस कर दो, या फिर इसको मान लीजिए सेंशर करो, जो भी करो. तो अगर कभी होता है तो गलत है. अगर कभी होता है, कुछ लोग बोला हुआ था कि नहीं सर हमारे वहाँ पे हुआ है, बट नॉर्मली इतना पागल कोई नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, है ना. तो ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, है ना. तो ये बात याद रखना है. दो चीज यहां पे आपका बताया गया. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपने हायर अथॉरिटी से कभी भी पूछेगा नहीं कि इस बंदे को कौन सा पनिशमेंट देना है. देखिए क्या बोला गया, नाइदर शुड ए पनिशिंग अथॉरिटी, मतलब जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ऑब्टेन द गाइडेंस और कमेंट ऑफ एनी सुपीरियर अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड. हम डिविजनल हेड है, हमारा पोस्टल असिस्टेंट है हमारे अंडर में, अब हम उनको रिमूव करेंगे या डिसमिस करेंगे या सेंस्योर करेंगे, जो करेंगे मैं मेरे स्वविवेक से करूंगा. इसके लिए मैं किसी का परमिशन नहीं लूंगा, इसके लिए मैं किसी का गाइडेंस नहीं लूंगा. दूसरी बात, जो मेरा हायर अथॉरिटीज है वो भी हमको किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं देगा या फिर हमको इंस्ट्रक्शन भी नहीं देगा कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है ना. यही बात हमारा यहाँ पे बताया गया है. आगे बढ़े. ये हम लोग रूल 12 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो है उसको देखा. आगे बढ़ा जाए. जब बोर होते रहिएगा तो बताइएगा, ठीक है. चलिए. अच्छा, कौन कौन सो गया है एक बार पब्लिक चैट में मैसेज करिए, आई एम स्लीपिंग. कौन कौन सो गया. चलिए, मुकेश जी आई एम स्लीपिंग. बाकी और कौन कौन, अच्छा जो जो नहीं सोए हैं वो मैसेज करिए आई एम स्लीपिंग. चलिए चलिए चलिए. शिवानी जी आपको पिटाई लगने वाला है, आपको थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, आंख में पानी मारिए और फटाफट से पढ़ाई सुनिए, ठीक है. अच्छा, ये गणेंद्र जी आपको इतना आनंद कहाँ से आ रहा है, हम तो मुन्ना भाई का आनंद के जैसा हमको फील हो रहा है. चलिए चलिए आगे आते हैं हम लोग. रूल 13 में आते हैं जहां पे बोला गया ऑथोरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स. क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में इंस्टीट्यूट ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceeding against any government servant on whom the disciplinary authority is competent to impose the penalty. देखिए जब हम 12 में देखे थे, यहाँ पे हमने बोला कि हम किसी को बोल नहीं सकते कि इसको पनिशमेंट दो, कौन सा वाला पेनल्टी देना है, इसके बारे में बोल नहीं सकते, है ना. कि इन नो सर्कमस्टेंसेस any other authority higher than the appropriate punishing authority shall give direction regarding the penalty to be imposed. तो यहाँ पे बोला कौन सा पेनल्टी देना है उसके बारे में डायरेक्शन नहीं देना है, और यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, है ना. तो क्या हो रहा है, फंडा क्या है, तो बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट या दूसरा अथॉरिटी जो है उनको ये पावर दिया गया उनको ये पावर दिया गया
कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस बंदे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाया जाए, बट पेनल्टी कौन सा देना है इसके बारे में कोई गाइडेंस हमको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उनको लगा, कोई मान लीजिए कोई डीपीएस है, इंक्वायरी में गया और जाके कोई गड़बड़ उनको नोटिस में आया, और वो क्या कर सकते हैं, हमको हमारे अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए बोल सकते हैं, बट हमको पेनल्टी कौन सा वाला देना है ये नहीं बोल सकता। क्लियर है? देखिए वही बात बताया गया, the president or any other authority empowered by him by general or special order may institute disciplinary proceeding against any government servant। तो ये क्या कर सकता है, एक खुद अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है चला सकता है। दूसरा बात क्या कर सकता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को उस गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है ना। क्लियर है? तो अगर हम चाहते हैं तो खुद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं तो मेरे जो सबऑर्डिनेट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको मैं इंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूं, भाई इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करो। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का मतलब साजा देना नहीं होता है, आपका पनिशमेंट देना नहीं होता है, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंपिटेंट टू इम्पोज एनी माइनर पेनल्टीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कंपिटेंट है माइनर पेनल्टीज देने के लिए मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर imposition of major penalties even if he is not competent to impose any major penalty। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टमैन है। ठीक है, अब पोस्टमैन मान लीजिए अगर है, तो अगर मान लीजिए हमारा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, अब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट क्या कर सकता है, इनको माइनर पेनल्टी दे सकता है, मेजर नहीं दे सकता है। मेजर देने के लिए कौन जाएगा, पोस्टमैन के अगर मेजर में जाएंगे तो डिविजनल हेड हो जाएंगे, है ना। तो डिविजनल हेड क्या कर सकते हैं, ये आपका चाहते हैं तो माइनर भी दे सकते हैं और मेजर भी दे सकते हैं। अब क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट जो है माइनर पेनल्टी दे सकता है, इस कारण से ये अगर चाहते हैं मेजर पेनल्टी का चार्जशीट भी इशू कर सकते हैं, मेजर पेनल्टी का चार्जशीट भी इशू कर सकते हैं, अर्थात डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, पर इनको पनिशमेंट नहीं दे पाएगा। और वहाँ पे जो भी उनका मतलब इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा उसको भेज देना रहेगा डिविजनल हेड के पास, और फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर जो है वो डिविजनल हेड के द्वारा ही दिया जाएगा। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माइनर पेनल्टी दे सकता है वो मेजर पेनल्टी का प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट भी कर सकता है। ठीक है, और ये बात, बट ही इज नॉट कंपिटेंट टू इम्पोज मेजर पेनल्टीज। वो आपका मान लीजिए क्योंकि माइनर पेनल्टीज का दे सकता है, मेजर पेनल्टी नहीं दे सकता है, फिर भी वो मेजर पेनल्टी का चार्जशीट इशू कर सकता है, अर्थात प्रोसीड्योर जो है उसको इंस्टीट्यूट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं बताइए, ये वाला क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े, है ना। ये रूल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 ठीक है। अच्छा, इसको आपको याद भी रखना रहता है, 13 का सब रूल 2, ये रूल नंबर भी इसका याद रख लीजिए, 13 का सब रूल 2। ठीक है, याद रहेगा कि कोई भी मान लीजिए, ये खास करके जब आप इंस्पेक्टर बनिएगा तो उस जगह पे आपको ज़्यादा काम करेगा, उस जगह पे आपको ज़्यादा काम देगा, वहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि आपके पास क्या क्या पावर है ना। चलिए अगला वाला आते हैं रूल 14। रूल 14 शुरू किया जाए, बताइए एक बार फटाफट से। चलिए,
पोस्टमैन को चार्ज कौन दे सकता है? चार्ज कौन दे सकता है मतलब चार्जशीट कोई भी इशू कर पाएगा, पोस्टल हमारा इंस्पेक्टर भी कर पाएंगे, डिविजनल हेड भी कर पाएंगे, बट अगर उनको पनिशमेंट देना है तो डिविजनल हेड ही देगा मेजर पेनल्टी वाला। माइनर पेनल्टी जो है आपका इंस्पेक्टर के पास भी आपका पावर है, इंस्पेक्टर अगर चाहते हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देखिए सजेस्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। देखिए सजेस्ट करने का तो आप ये होता ही नहीं, पिटाई खाएगा वो। राहुल, ऑफिसर लोअर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन सजेस्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनीवन टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और नॉट। लॉजिकली अगर बोले तो देखिए करने का तो कोई भी कुछ कर सकता है, बट वहाँ पे मानने का कोई मतलब ये नहीं आता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना जूनियर का बात गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आइएगा कोई मानता नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है अपने डिपार्टमेंट के भीतर अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा तो वो भी गलत बात है। कर सकते हैं बट वो डिपेंड करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर, ये करने के लिए मना तो नहीं करेगा, और रूल में भी अलग से मना नहीं किया गया कि नहीं आप ये नहीं कर पाइएगा, है ना। पर इसको मानने का कोई प्रावधान नहीं है कि लोअर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगा या नहीं करेगा, वो तो अपना बात है, वो कर सकता है कि भाई हाँ इसके खिलाफ किया जाए, और बहुत जगह पे करता भी है। आप जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में जाइएगा, जहाँ पे देखिएगा दो ऑफिसर्स के भीतर झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे सब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही कंप्लेन करना रहता है, ऐसे ही कंप्लेन करते रहेगा कि सर उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, वो मेरा अटेंडेंस में साइन कर दिया, है ना। एक दिन हम गए थे ऑफिस में और देखा मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया मेरे सिग्नेचर की जगह पे साइन कर दिया, है ना। अब मान लीजिए हमको शिकायत करना है तो उसको लेके भी एक कंप्लेन कर देंगे, सर देखिए मेरे अटेंडेंस में आके ही वो साइन कर दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 14, जहां पे बोला गया प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। ठीक है, क्या बोला गया? बोला गया नो मेजर पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इज हेल्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल एंड रूल 15। तो मेजर पेनल्टी का जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में दो रूल में बताया गया, एक हो गया दिस रूल मतलब रूल 14, और एक हो गया रूल 15। रूल 14 और 15 में मेजर पेनल्टी प्रोसीड्योर कैसे किया जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। पहला ऑप्शन जो बताया गया वो है इशू ऑफ चार्जशीट टू द चार्ज्ड ऑफिशियल। चार्ज्ड ऑफिशियल मतलब जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन है उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड ऑफिशियल। ठीक है, मान लीजिए कोई एक जीडीएस बीपीएम है ना, कोई एक जीडीएस बीपीएम है जिसने फ्रॉड किया, या फिर मान लीजिए कोई एसपीएम है जिसने आपका किसी भी प्रकार का फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन किया, तो यहाँ पे एसपीएम कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा मेरा चार्ज्ड ऑफिशियल। ठीक है, या फिर मान लीजिए इस केस में कोई पोस्टल असिस्टेंट है जो भी आपका सब्सिडरी ऑफेंडर के भीतर आ रहा है, तो मान लीजिए उनको हम क्या बोलेंगे? चार्ज्ड ऑफिशियल। ठीक है, अब बोला गया कि पहला चीज क्या बोला गया कि जब तक हम किसी को चार्जशीट इशू नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, हम किसी को पनिशमेंट वगैरह रिजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, पनिशमेंट हम नहीं देंगे। तो बोला जा रहा है नो मेजर पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट एन इंक्वायरी इज हेल्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल एंड रूल 15। तो यहाँ पे एक इंक्वायरी हेल्ड करने के लिए, एक इंक्वायरी करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका पहला स्टेप है इशुएंस ऑफ चार्जशीट। ठीक है, चार्जशीट किसको दिया जाएगा? चार्ज्ड ऑफिशियल को दिया जाएगा। कौन इशू करेगा चार्जशीट बताइए? चार्जशीट इशू किया जाता है किसके द्वारा? चार्जशीट इशू कौन करेंगे? चार्जशीट इशू किया जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, है ना। तो पहला हमने देखा चार्जशीट इशू करे किया जाएगा किसके अगेंस्ट में? चार्ज्ड ऑफिशियल के अगेंस्ट में, बाय किसके द्वारा? बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इशू कौन करेगा? सीओ करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शांतनु जी। ठीक है, एचओडी हो गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट गड़बड़ किया है, पीएमजी थोड़ा ही आएगा चार्जशीट इशू करने के लिए, वो तो डिविजनल हेड ही करेंगे। तो वो कौन है? वो मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ठीक है, अब जब मैं चार्जशीट इशू करूंगा, बेसिकली चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट में बताया जाता है एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस है,
क्या क्या एलिगेशन है, ये कहाँ पे बताया जाता है, ये आपका चार्जशीट में बताया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में क्या क्या एलिगेशन है, ये कहाँ पे बताया जाता है, चार्जशीट में बताया जाता है। अब जब चार्जशीट को चार्ज ऑफिशियल को दिया गया, उसके बाद चार्ज ऑफिशियल को कुछ समय दिया जाता है। समय दिया जाता है किसके लिए, कि वो अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे। इसको हम लोग WSD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WSD, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय चार्ज ऑफिशियल। कौन देगा, चार्ज ऑफिशियल देगा। कितने दिन के भीतर देगा, तो विद इन 15 + 15 + 15। तो जनरली उनको 15 दिन के भीतर देना रहता है। एक्सेप्शनल केसेस में मैं फर्दर 15 दिन के 2 स्लॉट में उसको बढ़ाया जा सकता है, 15 + 15 + 15। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या बोला गया, एग्जामिनेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सीओ ने अगर अपना डिफेंस स्टेटमेंट दिया, ये किसके पास जाएगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इसको एग्जामिन करना है, जो सीओ के द्वारा बताया जा रहा है वो कितना जस्टिफाइड है वो देखेगा, और उसके बाद जाके अपना डिसीजन लेगा। In case of unconditional acceptance of alleged charges by the CO, no proceedings of inquiry to be further conducted। अगर मान लीजिए चार्ज ऑफिशियल ने एकदम कोई कंडीशन बंडीशन नहीं, पूरा अनकंडीशनल वे में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, आपका चार्ज जो है वो कबूल है, और मैं इसके खिलाफ कोई अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने गलती किया। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, तो उस जगह पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस इंक्वायरी को वहीं पे कंक्लूड करेगा, और अपना जो फाइंडिंग है वो रिकॉर्ड करेगा कि उनको क्या लगा, वो इस जगह पे रिकॉर्ड करेगा। In case of denial or partial denial of the alleged charges, a detailed inquiry proceedings to be initiated। अगर वो डिनाई कर देता है, चाहे कंप्लीटली डिनाई करता है कि नहीं एक भी चार्ज में नहीं बनता हूँ, ये सारा बेबुनियाद है, हमको फंसाने के लिए ये हमारा जो ओपोनेंट है उनका षड्यंत्र है, तो वो केस में या फिर पार्शियल डिनायल के केस में डिटेल्ड इंक्वायरी किया जाएगा। इस डिटेल्ड इंक्वायरी में आईओ यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी अथॉरिटी भी हम बोलते हैं, आईए भी बोलते हैं, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर पीओ का अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा, बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा आईओ और पीओ का अपॉइंटमेंट किया जाता है। आसान भाषा में अगर बोले, आईओ का मतलब होता है जज, और पीओ का मतलब होता है गवर्नमेंट का एडवोकेट। जो गवर्नमेंट का वकील है उसको हम बोलते हैं पीओ, यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से केस को जो प्रेजेंट करेगा वो है आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और इंक्वायरी को जो कंडक्ट करेगा यानी कि जो जज होगा उनको हम बोलते हैं इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फॉरवर्डिंग ऑफ कॉपी ऑफ चार्जशीट, डिफेंस स्टेटमेंट एंड ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ चार्ज टू सीओ टू आईओ विद डिटेल। ये वाला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना, कि जब हम आपका चार्जशीट इशू करेंगे उस जगह पे कितने दिन के भीतर रिपोर्ट दिया जाएगा, तो 15 दिन एट ए टाइम, एक्सटेंडेबल अप टू 15 डेज एट ए टाइम, एंड मैक्सिमम 45 डेज ऑल टुगेदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो किया उसने क्या किया, अपने वकील रख दिया जिनको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो सीओ को भी अपना वकील रखने के लिए मौका दिया गया, वो अपना जो वकील रखते हैं उनको बोला जाता है डिफेंस असिस्टेंट। तो सीओ के तरफ से जो वकील लड़ेगा केस को उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डिफेंस असिस्टेंट। क्लियर है। अब जब ये केस चलेगा, आईओ इंक्वायरी करेगा, पीओ और डिफेंस असिस्टेंट जो है अपना अपना पक्ष रखेगा, सारा कुछ जब हो जाएगा यानी कि इंक्वायरी जब कंक्लूड हो जाएगा, आईओ को सबमिट करना रहता है इंक्वायरी रिपोर्ट। आईओ को क्या सबमिट करना रहता है, इंक्वायरी रिपोर्ट, किसके पास, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा ही आईओ और पीओ को अपॉइंट किया गया था। तो आईओ इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। यहाँ पे याद रखना है, इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाता है, एक होता है सीओ और एक होता है पीओ। सीओ मतलब चार्ज ऑफिशियल और पीओ मतलब होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इन दोनों को अपना ब्रीफ देना होता है, जिसको हम लोग सीओ जो ब्रीफ देता है उसको हम लोग बोलते हैं सीओ ब्रीफ,
और पीओ जो ब्रीफ देता है उसको हम बोलते हैं पीओ ब्रीफ। तो पीओ क्या करता है, पहले अपना ब्रीफ बनाता है। मतलब पीओ ब्रीफ में क्या रहेगा, व्हाई द केस इज प्रूव्ड। पीओ बेसिकली यही बताएगा कि उनको क्यों लगता है कि ये केस जो है प्रूव हो चुका है, और इसके बाद इसका एक कॉपी जो है वो सीओ को भेजेगा। एक तो भेजेगा आईओ के पास और दूसरा कॉपी जो है सीओ को भेजेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक पीओ खाली चार्ज जो हमारा पीओ ब्रीफ है आईओ को भेज देगा, तब आईओ को फर्दर इसको भेजना रहेगा सीओ के पास। दूसरा काम ये हो सकता है पीओ जो है आईओ को भेजेगा और साथ साथ एक कॉपी दे देगा सीओ को, और आईओ को ये मैटर इंटीमेट भी कर देगा कि हाँ मैंने सीओ को ये भेज भी दिया हूँ, उसका जो प्रूफ है वो भी दे देगा। और उसके बाद क्या होगा, सीओ सबमिट करेगा अपना सीओ ब्रीफ, और ये आईओ क्या करेगा, इस पीओ ब्रीफ और सीओ ब्रीफ के आधार पे है ना अपना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईओ रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आता है, कभी कभी ऐसा भी केसेस होता है जहाँ पे पीओ या फिर सीओ के द्वारा ब्रीफ सबमिट नहीं किया जाता है, फिर भी याद रखना है आईओ को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। आईओ बिना इन लोगों के रिपोर्ट का भी अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब आईओ रिपोर्ट जब भेजा जाता है, इसका कंटेंट क्या क्या होता है, तो एक होता है आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। आर्टिकल ऑफ चार्जेस जो होता है इसमें बेसिक, please explain that after conclusion of IO report again, explain that after conclusion IO report। तो IO रिपोर्ट हम क्या बोले हैं, जैसे देखिए पहले जब हमारा केस चलता है तो किस प्रकार से होगा, तो हमारा आईओ को हमने अपॉइंट किया। ठीक है। आईओ के साथ साथ जब इंक्वायरी होगा वहां पे दो ऑफिसर रहेंगे, एक होगा पीओ और एक होगा डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है। तो ये पीओ और डिफेंस असिस्टेंट क्या करेगा, जितना सारा विटनेस है, जितना सारा एविडेंस है, सबके ऊपर एक दूसरे का, जैसे कोर्ट में होता है, मान लीजिए पीओ का विटनेस है तो पहले सवाल पीओ करेगा, फिर डीए करेगा, फिर पीओ, फिर डीए, इस प्रकार से आपका सवाल जवाब चलेगा, जिसको हम लोग एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, है ना, री एग्जामिनेशन, रिक्रॉस एग्जामिनेशन, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जब ये सारा खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद जब पूरा मान लीजिए इंक्वायरी और भी डिटेल्स प्रोसीड्योर है, उसके ऊपर हम लोग एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास रखेंगे जहाँ पे खाली इंक्वायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा केस जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद पीओ अपना ब्रीफ देगा, पीओ अपना ब्रीफ आईओ के पास देगा, साथ ही साथ एक कॉपी जो है सीओ के पास दे देगा। सीओ क्या करेगा, पीओ के ब्रीफ को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अपना रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और फिर आईओ के पास भेजेगा। जब आईओ के पास पीओ ब्रीफ और सीओ ब्रीफ दोनों आ गया, फिर आईओ क्या करेगा, अपना इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजेगा। ठीक है, कि ये हमारा केस का डिटेल्स है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजेगा। फिर पनिशमेंट देने का काम किसका रहेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रहेगा। ठीक है। अब आईओ जब अपना रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, उसके भीतर दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आर्टिकल ऑफ चार्जेस मतलब क्या क्या एलिगेशन लगाया गया था, और स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन में क्या होता है, इस आर्टिकल ऑफ चार्जेस को इलेबोरेट किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए ने चोरी किया, ए ने चोरी किया, ये मेरा था पहला आर्टिकल ऑफ चार्जेस में आपका चार्ज 1। ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन में कैसे आएगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि फलाना व्यक्ति यानी कि ए जो है वो इस पोस्ट ऑफिस में या इस बैंक में या इस ऑफिस में काम करता था इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक, और उसने कैसे चोरी किया। तो ए ने चोरी किया ये रहेगा चार्ज में, आर्टिकल ऑफ चार्ज में। ए ने कैसे चोरी किया ये रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन में। तो क्या था आर्टिकल जो है वो रह गया आर्टिकल में, और कैसे किया वो रह जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन के भीतर। साथ में और क्या क्या भेजा रहेगा, तो बोला जाएगा डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस। हर एक आर्टिकल जो है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या क्या डिफेंस अपना दिया, अपना बचाव के लिए क्या भेजा, वो भी रहेगा।
असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस, जितना आर्टिकल ऑफ चार्जेस था उसका असेसमेंट, मतलब क्यों आईओ को लगता है वो प्रूव्ड है या फिर नॉट प्रूव्ड है ना, और फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस एंड द रीजन देयर ऑफ, उस हर एक आर्टिकल के ऊपर उनका क्या मत है, वो प्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड है, और किस कारण से उनको लगता है कि वो प्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड है, ये बताएगा अपना आईओ रिपोर्ट के भीतर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 14 जो है खत्म होता है। मेरे हिसाब से अभी हम लोग यहीं पे रुकना चाहिए। और बताइए, आर्मी और रेलवे के ऊपर लागू नहीं होता है अंकित जी, है ना, वो अपना कंडक्ट रूल या अपना रूल जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। कल हम लोग फिर क्लास कंडक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके और 1 से 2 क्लास के भीतर हमारा एक क्लास में ही और हमारा ख़त्म हो जाएगा, मेन पोर्शन हमारा हो गया और एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्लास में हमारा ख़त्म हो जाएगा, कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जोड़ना है, तो उसको भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अभी रोक दिए हैं नवीन जी, चिंता मत करिए। चलिए, अच्छा, इसके भीतर अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर वो मेरे जानकारी के भीतर रहेगा तो मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। किसी का कुछ सवाल? रूल नंबर याद हो जाएगा अंकित जी, चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए, एक बार प्रपोज किया, लड़की मानी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा ही हम उनको छोड़ देंगे, जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक प्रपोज करते रहेंगे। तो रूल नंबर वैसा ही चीज़ है, बड़े प्यार से नाजुकता से, मतलब आपको हर्ष नहीं होना है ना, प्यार से प्रपोज करना है, वो हो जाएगा। अच्छा, सीसीएस टेम्पोररी रूल का जितना मुझे लगता है मेरे पास क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैं बस एक बार आपका देख लेता हूँ। टर्मिनेशन एंड डिसमिसल में क्या डिफरेंस है? टर्मिनेशन इज ऑन काइंड ऑफ डिसमिसल, है ना, जब हम मैंने डिसमिसल के भीतर दोनों प्रकार, एक आपने किसी को टर्मिनेट कर दिया, अब टर्मिनेट करने के साथ साथ आप अगर बोलते हो इस बंदा को दूसरे जगह पे जॉब नहीं मिलेगा, तो टर्मिनेशन प्लस डिस्क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू डिसमिसल, और टर्मिनेशन प्लस नॉट डिस्क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू रिमूवल। ठीक है मंजीत जी, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस प्लस डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम सर्विस इज इक्वल टू डिसमिसल, और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस प्लस नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो हो जाएगा आपका रिमूवल। यही आपका अंतर है। ठीक है शिवानी जी, आपका क्लियर हुआ? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के, ये कल एग्जाम खत्म होने के बाद सीसीएस सीसीए के लिए भी आपका क्लास किया जाएगा। सीआरएस क्या होता है? कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस होता है, जहां पर डिफरेंट पेंशनरी बेनिफिट दिया जाता है। आपको अगर हम रिमूव करेंगे और आपके डिसमिस करेंगे तो आपको पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जहाँ पे आपको हम सर्विस से निकाल दिए बट साथ ही साथ आपको पेंशनरी कुछ बेनिफिट दे दिए, तो वो हो जाता है सीआरएस, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जब हम लोग पेंशन रूल पढ़ेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इसको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है और कितना मिलता है। ठीक है, बट आप इतना याद कर लीजिए, अगर आपको सर्विस से निकाल दिया गया और पेंशनरी बेनिफिट दे दिया गया तो वो हो गया कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। आपको सर्विस से निकाल दिया गया, पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बट आपको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया, आप दूसरे जगह जॉब कर सकते हैं, तो वो हो गया रिमूवल। और आपको सर्विस से निकाल दिया और दूसरे जगह पे जॉब नहीं कर सकते हो, तो वो हो गया आपका डिसमिसल। क्लियर है शिवानी जी? एम्स आपका एमसीक्यू टेस्ट जो रहेगा वो कल रहेगा। और और किसी का कुछ डाउट? तो खत्म किया जाए यहीं पे, आज का दुकान यहीं पे बंद करते हैं। और किसी का कुछ डाउट नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।